हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्लास 12th का लास्ट चैप्टर को ऑर्डिनेट कंपाउंड्स। यह चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। इसका नाम लिख लो आप लोग, को ऑर्डिनेट कंपाउंड। ये देखो, ये चैप्टर इस तरह से आसान होगा जैसे आप कभी सुने होंगे आयनिक कंपाउंड्स, यानी वह कंपाउंड्स जिस आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स, वह कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक उसी प्रकार वह कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उस तरह के कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। और इस तरह के कंपाउंड का जो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है वो है कि यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, ये ब्रैकेट बना रहेगा। जैसे मान लो अगर ये लिखा हो NaCl, ठीक है, तो आप लोग जानते हो ये आयनिक कंपाउंड है। लेकिन यदि हम इसी को यदि ब्रैकेट में रख दे ऐसे और फिर यहाँ लिख दे NaCl, तो अभी इसी कंपाउंड को बोल देंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इस कंपाउंड में बस एक ही वर्ड याद रखना है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, जिसको NCERT में स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड को आप कौन सा बॉन्ड मिल जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब जैसे देखो यहाँ पे दो वर्ड आता है, यहाँ जैसे हम इस चैप्टर में जब एंट्री करेंगे तो हमें दो वर्ड आता है। एक वर्ड आएगा साल्ट, एक साल्ट होता है नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट। दूसरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट साल्ट, या इसी का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि भाई नॉर्मल साल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है। कॉम्प्लेक्स बोलिए या इसी को आप कोऑर्डिनेट बोलिए। ठीक है, अब देखो बस इतना आप याद रखिएगा, यदि कोई भी नॉर्मल साल्ट है, जैसे आप ले लो NaCl को, सोडियम क्लोराइड, जैसे ही उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। सोडियम आयंस में टूट जाएगा, क्लोरीन आयंस में टूट जाएगा। तो यदि कोई भी नॉर्मल साल्ट होगा तो इसमें यह कहा गया कि जो भी नॉर्मल साल्ट होगा वो जैसे ही आप वाटर में डालेंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे टाटा साल्ट ले लीजिए, जैसे ही पानी में उसको मिलाएंगे आप, वो डिजॉल्व हो जाएगा, फिर अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। तो बस यहाँ एक ही वर्ड लिख लो नॉर्मल साल्ट में, लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम का मतलब वाटर में, यानी जैसे ही आप किसी भी साल्ट को वाटर में मिला देंगे और वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। क्या कर देगा? लूज कर देगा। जैसे ही लूज कर देगा आइडेंटिटी को, तुरंत उसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल साल्ट। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है? इसने लूज कर दिया ना भैया, और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या करेगा? बस एक ही वर्ड यहां पे है, मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। यानी जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा वो अपनी आइडेंटिटी एक्वस मीडियम में मेंटेन रखेगा, जबकि जो नॉर्मल साल्ट है वो लूज कर देगा अपनी आइडेंटिटी को। जैसे देखो आप, हमने इसका एग्जांपल लिया NaCl, तो जैसे ही इसको वाटर में लेके जाओगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, या और भी आप ले लो कोई भी सिंपल साल्ट, इसी का दूसरा नाम होता है सिंपल साल्ट। नॉर्मल साल्ट का दूसरा नाम है सिंपल साल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है?
जैसे हमने लिया मान लो KFeCN6, ठीक। इसको जब आप वाटर में लेके आओगे, डिजॉल्व करोगे वाटर में, ये दो भाग में टूट जाएगा। 4K प्लस FeCN6 -4। अब फर्दर जब इसे आप वाटर में लेके जाओगे, वाटर में, अब इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। अब इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। यही कहा गया कि जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होगा, वो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस मीडियम में मेंटेन रखेगा। क्या रखेगा भैया? मेंटेन रखेगा। यानी देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसी को हमने कहा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो ब्रैकेट के अंदर होगा, उस पे आप पानी मिलाओगे, उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। जैसे देखो, मान लेने लेते फेरस सल्फेट, ठीक, इसमें मिलाते वाटर, ये टूट जाता Fe+2 एक्वस, SO4 -2 एक्वस। ये देखो ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। रीजन, इसके बाहर ये ब्रैकेट बना हुआ, और इसी ब्रैकेट को हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, तो कोई भी स्पीसीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब इतना आप नोट कर लेना एकदम, नोट अच्छे से इसको, और यहां फिर ऐसे मिलाना वाटर, इस पर ऐसे वाटर, और यहां फिर फर्दर नो ब्रेक डाउन, ठीक है। अब देखो, हमें जो टॉपिक में आगे चलना है, वो इसी को आगे पढ़ना है, कोऑर्डिनेट सॉल्ट। किसको? क्योंकि चैप्टर का ही नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इसलिए हमें जो पढ़ना है वो यही स्टडी करना है, कोऑर्डिनेट सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अब देखो, हम इस बात को छोड़ के यहां पे आते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, देखो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है भैया, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसको वाटर में डिजॉल्व करने में दो पार्ट मिला, अभी नोट कर लिया भैया, चलिए दो पार्ट मिला। ये देखो पहला पार्ट हो गया फर्स्ट, ये आपका देखो सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर स्फीयर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर स्फीयर। क्या बोलोगे आप लोग इसको? आउटर स्फीयर। और सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। सेकेंड वाले को कॉम्प्लेक्स स्फीयर। और एक बात याद रखिएगा आपको थोड़ा सा, जब बड़े आसानी से, कि अगर हमने कहा है आउटर स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? कैटायन। क्या भाई? कैटायन। कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? एनायन। तो ये अगर कैटायन हो गया, मान लो अगर ये एनायन हो गया, तो आप जानते भी होंगे, फिजिक्स में पढ़े भी होंगे कि यदि कहीं कैटायन और कहीं एनायंस हो, इनके बीच कोई ना कोई फोर्स डेवलप होगा, कोई ना कोई इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। बोलो भाई, कोई ना कोई यहाँ क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, या कोई ना कोई फोर्स होगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड, या ऐसे बोल दीजिए भाई, दो आयन्स है ना, या तो आप आयन बोल दीजिए, या अच्छा लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दीजिए। यानी यही जो फोर्स होगा वो कैटायन को और एनायन को बाइंड अप किया रहेगा। भाई जब पानी में डिजॉल्व कर देंगे, तो ऐसा भी इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन होना चाहिए। यदि इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये और ये अगर दूर चले जाएंगे, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ये आयंस को मेंटेन करने के लिए इसमें फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसे आप लोग लिख लो, यहां पे लिख लो। देखो भैया फिर से सुनो एक बार, ये आउटर स्फीयर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो गया,
जब वाटर आपने डिजॉल्व किया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, दो फॉर्म में टूट गया, कैटायन और एनायंस। इनके भी जो फोर्स लगेगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख लो आप लोग थोड़ा सा, द इंटरेक्शन बिटवीन cation and anion the interaction between cation and anion, या ऐसे बोलिए इसको और अच्छा करने के लिए, लैंग्वेज को एकदम और इसको अच्छा करने के लिए इसको ऐसे बोल दीजिए, आउटर स्फीयर एंड कॉम्प्लेक्स स्फीयर। आउटर स्फीयर एंड कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये याद रखिएगा, आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बीच जो फोर्स लगेगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम फिर से लिख लेते हैं, देखो K4Fe, ये जब डिसोसिएट होगा ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ये हो गया आपका आउटर स्फीयर। इनके जो फोर्स लगेगा उसी को हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जो कैटायन और एनायन के फोर्स लगेगा उसी को आप क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो हम लोग जो आगे अब चलेंगे यहां से, जैसे स्टेप बाय स्टेप, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। किसको? कॉम्प्लेक्स स्फीयर को, क्योंकि चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। चैप्टर ए है भैया कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वह कंपाउंड जिसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलो इतना नोट हो गया आपका। अब लिखिए इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, जैसे ही बोला जाए कॉम्प्लेक्स स्फीयर आप समझ लीजिएगा हम स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। किसका बात? स्क्वायर ब्रैकेट का। जैसे ही बोल दिया जाए कॉम्प्लेक्स स्फीयर आप समझ जाइएगा हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? स्क्वायर ब्रैकेट की बात किया जा रहा है। इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर लिखिएगा देयर इज अ सेंट्रल एटम। देखो सेंट्रल एटम, इसी को कहीं कहीं आप देखो लिखा रहेगा CMA। इसका मतलब हुआ सेंट्रल मेटल एटम। जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा वो S ब्लॉक का, P ब्लॉक का, लेकिन जो मैक्सिमम होगा वो D ब्लॉक का होगा। मैक्सिमम जो होगा वो D ब्लॉक का होगा। ठीक है, तो आप पहचानोगे D ब्लॉक को। किसको? D ब्लॉक को। उसमें भी जैसे देखो आप D ब्लॉक में पढ़े होगे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, तो मैक्सिमम आपको 3D ही सीरीज के मिलेंगे। ठीक है, 3D या इसी को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, चलो देखो इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर देयर इज अ सेंट्रल एटम। एक इसमें क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा ना, सराउंडेड बाई एटम कामा ग्रुप ऑफ एटम।
एटम कामा ग्रुप ऑफ एटम सराउंडेड बाई या ऐसे भी लिखूं सराउंडेड बाई सर्टेन मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ एटम और इसी ग्रुप ऑफ एटम को ये जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स है इसी को हम बोलते हैं कॉल्ड लिगेंड। इसी को क्या बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं भैया लिगेंड। इसमें ये अंडरलाइन कर लेना जो हमने लिखा है एक वर्ड सर्टेन। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लोगे तो भाई सबने सर्टेन क्यों बोला। कोई भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर में देयर इज अ सेंट्रल एटम या इसी को आप वो भी लिख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाई सर्टेन मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स ऑफ एटम। इसी को क्या बोलते हैं लिगेंड। जैसे देखो आपको कॉम्प्लेक्स कैसा मिलेगा इस तरह से MLX यहां प्लस माइनस N का मतलब यहां देखो क्या हो गया सेंट्रल मेटल एटम। L का मतलब हो गया लिगेंड। X का मतलब हो गया X बराबर नंबर ऑफ लिगेंड। बड़े ध्यान से सुनना भाई N क्या है यहां पे प्लस माइनस चार्ज। यदि यहां मान लो प्लस माइनस जीरो बना लो यदि जीरो है यहां पे क्या है ऊपर जीरो यानी जो कॉम्प्लेक्स हमारा है वो कैसा हो गया भैया न्यूट्रल। यदि पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स कौन सा चार्ज है पॉजिटिव तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। यदि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स। कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है तो बड़े ध्यान से देखो पहले कि जो भी सेंट्रल स्फीयर है सॉरी जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है वो सर उसमें दो ही चीज मिलेगा आपको सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो यहां लिख लीजिएगा M का मतलब भैया M सेंट्रल मेटल एटम और L क्या है लिगेंड। X क्या है नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है इतना नोट कर लो आप पहले। ठीक है इसको अच्छे से नोट कर लो पहले। देख लो हमने क्या बताया सबसे पहले आपको। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया वो आपको रिवाइज भी करा देते हैं। हमने देखो सबसे पहले जो आपको बताया भैया वो नॉर्मल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात किया। नॉर्मल साल्ट वो होगा जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट वो होगा जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। अब हमने जो कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल लिया K4FeCN6 जब वाटर हमने इसको लेके आया तो टूट गया 4K प्लस FeCN6-4। हमने इनके भी फोर्स की बात किया। यहां पे हमने आपको एक नया वर्ड बताया आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ये आउटर स्फीयर हो गया ये आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो गया। इनके भी जो फोर्स लगा उसको हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर हमने कहा भाई कॉम्प्लेक्स स्फीयर को बाहर निकाला FeCN6। हमने कहा इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर ये आपका सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाई सर्टेन मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम और इसी को हमने कहा लिगेंड। इसी ग्रुप ऑफ एटम को हमने क्या कहा लिगेंड। और हमने कहा अगर यहां चार्ज की बात करें तो अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, निगेटिव चार्ज है निगेटिव कॉम्प्लेक्स, कोई चार्ज नहीं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इतनी बात आप नोट कर लो एकदम अच्छे से नोट कर लो दोस्त इतना पहले।